हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 8 चैप्टर 66 अट्रैक्टिव आंखें। तभी अभय अपने कठोर आवाज में बोला, जिया आप विराज के साथ जाए, हम मान्यता को अपने साथ लेकर जा रहे। ये बात सुन जिया मान्यता का होंठ छोड़ दी। मान्यता को भी अभय के साथ नहीं जाना था, पर उसका अभय के जाना बस मजबूरी था। जिया फिर विराज के साथ जाने के लिए निकल गई और मान्यता ना चाहते हुए भी उसे अभय के साथ जाना पड़ रहा था। कार के अंदर जा बैठने के बाद मान्यता अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर बैठ गई तो अभय मान्यता की तरफ देखने लगा। अभय मान्यता की तरफ अपना होंठ बढ़ा उसे छूने को हुआ ही था कि फिर अपने होंठ को हवा में ही रोक पीछे कर बॉक्स से सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेने लगा। जब मान्यता को सिगरेट का महक आया तो मान्यता अभय की तरफ मुड़ देखी। अभय को खिड़की के बाहर देखते हुए सिगरेट पीता देख मान्यता उसके होंठ से सिगरेट ले खिड़की के बाहर फेंक दी। मान्यता को ऐसा करता देख अभय मान्यता के करीब जाने लगा। जब अभय मान्यता के करीब आया तो मान्यता की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अपने धीमे आवाज में बोली, सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मान्यता के बातों को सुन अभय उसके कान में सेडेक्टिवली बोला, नहीं पीऊंगा, जब आप हमें अपने होंठों को पीने दोगी तो। अभय के बातों को सुन मान्यता का चेहरा लाल हो गया। अभय मान्यता के कान से दूर हो जैसे ही उसके होंठ के करीब गया तो मान्यता अभय को खुद से दूर कर खिड़की के बाहर देखने लगी। मान्यता का लाल हुआ चेहरा अभय को उकसा रहा था, पर दूसरी तरफ मान्यता हरकतों को देख उसे हंसी भी आने लगा। फिर कुछ वक्त के बाद बैंक्वेट हॉल आ गया। मान्यता अभय दोनों कार से उतर बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने लगे। साथ ही विराज और जिया भी बैंक्वेट हॉल के अंदर जा रहे थे। विराज जिया दोनों को तो अक्सर एक साथ सभी देखा करते थे, इसलिए दोनों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर अभय के साथ किसी लड़की को देख सभी बातें बनाने लगे। अभय को सभी का खुसुर फुसुर साफ सुनाई दे रहा था, पर उसके चेहरे का भाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। लोगों के बातों को सुन तभी राजकुमार निखिल अभिमन्यु के साथ आ गए। निखिल का नजर तो मान्यता पर जा टिक गया, पर अभय के साथ मान्यता को देख वो मान्यता के पास नहीं गया। निखिल को अभय के बारे में सब पता था। वो कोई भी ऐसा भूल करने का कोशिश नहीं करेगा जिस कारण उसे अभय के नजरों में आना पड़े, क्योंकि एक बार अभय के नजर में कोई चढ़ जाता तो अभय फिर उसके जिंदगी को नर्क बना देता था। अभय, मान्यता, विराज, जिया बीच हॉल में आ गए। फिर अभय, विराज दोनों सभी राज्य परिवार के साथ साथ सभी बड़े बिजनेसमैन के साथ होंठ मिलाए। विराज अब भी सभी से बातें कर रहा था, तभी अभय मान्यता की तरफ देख उसके करीब जा बोला, हमारे नजरों के सामने ही रहिएगा। मान्यता कोई जवाब ना दे बस उससे दूरी बना एक जगह पर जा खड़ी हो गई तो जिया भी विराज को सभी के साथ व्यस्त देख मान्यता के पास आ खड़ी हो गई। अभय विराज के आने से गाला का शुरुआत हो चुका था। गाला के शुरुआत में अभय स्पीच दिया करता था तो वो स्टेज के पास जा खड़ा हो गया, जहां बूढ़ा आदमी पहले से ही खड़ा अभय के आने का ही इंतजार कर रहा था। सभी राज्य घराना की लड़कियों का नजर अभय पर जा टिक गया। अभय सभी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग था, हर लड़की उसे अपना पति बनाना चाहती थी। अभय का स्पीच स्टार्ट होने वाला था तो सभी का ध्यान अभय पर जा टिक गया, खासकर लड़कियों का। अभय बूढ़े आदमी की तरफ देख मुस्कुराता हुआ होंठ मिलाया, फिर माइक के पास जा खड़ा हो स्पीच शुरू कर दिया। हेलो एवरीवन। जैसे ही अभय बोलना शुरू किया पूरे हॉल में शांति छा गया। सभी अपना ध्यान अभय पर जा टिका दिए, पर अभय अपना पूरा ध्यान बोलते वक्त भी मान्यता पर ही टिकाए रखा था। ये देख मान्यता भी ना चाहते हुए अभय के अट्रैक्टिव चेहरे हिप्नोटाइज कर देने वाले आंखों में जा घुसी गई। मान्यता अभय के आंखों को देखते हुए स्पीच सुनने लगी। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। दिस इवेंट लाइक एवरी ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फाउंडेशन। Each one of you in your own way helps make the world a more welcoming place, sweeter, more pleasant for every child on earth. Thanks to your donations, several Indian families have at last has been given access to drinking water, to healthcare and to education. My company is pursuing research and deploying infrastructure all over the world to improve people's lives. We are not set on imposing our methods, we are trained the populations concerned to use our equipment so that they gain independence. अभय के स्पीच को सुन मान्यता अपने मन में ही सोचने लगी, क्या सच में अभय गरीब लोगों के लिए इतना सोचता है?
या फिर इसके पीछे भी अभय का कोई प्रॉफिट है? मान्यता अभय के गहरे काले कठोर अट्रैक्टिव आंखों को देखते हुए ये सब सोचे जा रही थी। तभी मान्यता को ध्यान आया कि अभय भी उसे ही देखे जा रहा, जैसे वो मान्यता के सोच को पढ़ रहा हो। अभय का नजर मान्यता पर ही टिका था, जिस कारण सभी मान्यता को घूर कर देखने लगे। पर अभय अपना स्पीच जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। As Einstein once said, there are not great discoveries and advances, as long as there is an unhappy child on earth. अभय के सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अभय का स्पीच सुन अपना हाथ अभय के कंधे पर रख दिया। अभय आगे बोलना जारी रखा। This search for meaning in my life is what has driven me for years. That's why I invite you, my friends, to show your generosity towards our foundation and support our actions in the long term. I wish you all an excellent evening. Thank you for all for attention. अपने स्पीच को खत्म करने के बाद अभय फिर सभी से बातें करने लगा। मान्यता हाथ में जूस पकड़े अभय के स्पीच के बारे में ही सोचने लगी। तभी जिया मान्यता के कंधे पर हाथ रख पूछी, मान्यता अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम विराज से कह देते, वो भाईसा से बात कर आपको महल भेजवा देंगे। हम ठीक है जिया। चैप्टर 67 ड्रग्स। ये बोल वो जूस का ग्लास खत्म कर ग्लास को सामने टेबल पर रख दी। तभी अभय को सभी के साथ बात करता देख निखिल अभिमन्यु के साथ मान्यता जिया के पास आ खड़ा हो गया। जिया मान्यता दोनों ही उन दोनों को इग्नोर करने लगी। तभी वीर आते हुए जिया की तरफ देख बोला, टिस्सा बाहर खड़ी है, क्या आप उन्हें अंदर ले आएगी? टिस्सा आई है? जिया ने हैरानी से पूछा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ जिया, भाईसा ने उन्हें इनवाइट किया था। पर क्यों वीर भाई? ये हमें भी नहीं पता, आप बस उन्हें अभी ले आओ, हम अभी जा नहीं सकते बाहर, इसलिए आपको बोल रहे हैं। ठीक है वीर भाई। अपने बात को बोलने के बाद वीर चला गया तो जिया मान्यता की तरफ देख बोली, आप हमारे साथ चलिएगा बाहर। मान्यता यहाँ निखिल के सामने खड़े तो नहीं रहना चाहती थी, पर उसे अभय का बात याद आ गया। अभय ने उसे उसके नजरों से दूर जाने से मना किया था। मान्यता झट से बोल पड़ी, हम आपके और टिस्सा के आने का यही इंतजार करते हैं। ठीक है मान्यता। ये बोल जिया टिस्सा को लेने बाहर चली गई। जिया के जाने के बाद मान्यता अपना मुंह फेर खड़ी हो गई तो निखिल उसके करीब आते हुए बोला, मान्यता आप आज बहुत खूबसूरत दिख रही है। मान्यता गुस्से में निखिल को देख उससे दूर जाने को हुई तो निखिल उसके होंठ को पकड़ अपने तरफ खींच लिया। अभय का नजर हर वक्त मान्यता पर ही टिका होता। जब अभय ने देखा निखिल क्या कर रहा तो वो गुस्से में वहां जाने को हुआ। तभी विराज का नजर अभय के गुस्से पर पड़ा तो वो गुस्से का कारण उसके नजरों के तरफ देख पता करते हुए उसके पास जा अभय का होंठ पकड़ कुछ करने से रोकने के लिए बोला, अभय शांत हो जाए, हम निखिल को हैंडल करते हैं। विराज को अभय के गुस्से के बारे में बहुत अच्छे से पता था और विराज ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अभय अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर दे जिसके वजह से अभय के लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। अभय ने कठोरता से जवाब दे दिया, ठीक है विराज। विराज फिर वहां जा मुस्कुराते हुए पर कठोरता से मान्यता से निखिल को दूर कर दिया तो निखिल गुस्से में विराज को देख बोला, आप जिया के साथ हैं ना, फिर मान्यता के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं? क्या एक से आपका मन नहीं भरता है? ये बात सुन विराज मान्यता दोनों गुस्से में निखिल को घूरे, पर अभी विराज गुस्से से कोई काम नहीं कर सकता था तो विराज सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झट से बोल पड़ा, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मान्यता के साथ हमारा रिश्ता क्या है और क्यों हम इनके लिए ये कर रहे हैं। विराज को पता था कुछ वक्त बाद सबक को पता चल जाएगा। मान्यता अभय की होने वाली पत्नी है और आज वो पूरे दुनिया के सामने मान्यता से सगाई भी करने वाला था। विराज अपने बातों को कहने के बाद मान्यता की तरफ देखा। मान्यता अब भी गुस्से में खड़ी दोनों को ही देख रही तो विराज मान्यता की तरफ देखा, फिर उन दोनों को देख आगे गुस्से में बोल पड़ा, मान्यता से दूरी बनाकर रखिए नहीं तो बहुत बुरा होगा आप दोनों के साथ। दोनों विराज ने इसलिए कहा था क्योंकि अभिमन्यु भी कम नहीं था, वो हर वक्त उसकी जिया के पीछे पड़ा रहता था, तो आज निखिल के साथ साथ वो बस अभिमन्यु को भी वार्न कर दे रहा था ताकि वो उसकी जिया से दूर रहे। निखिल और अभिमन्यु वहां से चले गए। उनके जाते ही विराज अपने किसी काम से चला गया।
मान्यता जिया का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब जिया टिस्सा को लेकर आ रही थी तभी किसी के टकराने की वजह से उस आदमी ने जो जूस का ग्लास पकड़ रखा था वो टिस्सा के ड्रेस में गिर गया तो जिया टिस्सा को अपने साथ चेंजिंग रूम में ले गई। गाला के चेंजिंग रूम में हमेशा ड्रेसेज रखा ही रहता था। जब निखिल ने मान्यता को अकेला देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो वेटर को बुला उससे कुछ बोल दिया तो फिर वेटर ओके सर बोल निखिल का काम करने चला गया। तभी अभिमन्यु पूछ पड़ा, निखिल आप करना क्या चाहते हैं? निखिल बस अपना शैतानी मुस्कान देते हुए बोला, अभिमन्यु आगे आगे होता क्या है बस आप ये देखते जाए। वेटर मान्यता के पास जूस लेकर जा पूछा, मैडम जूस? मान्यता जूस पी चुकी थी पर अकेले खड़े खड़े वो बहुत बोर होने लगी तो उसने फिर जूस का ग्लास उठा लिया। जब निखिल ने उसे जूस का ग्लास उठाता देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। जब मान्यता ने जूस पिया तो उसे जूस का टेस्ट थोड़ा अजीब लगा पर फिर भी वो पूरा जूस पी ली। पूरा जूस पीने के बाद उसे बहुत अजीब सा लगने लगा तो वो अपना सिर पकड़ते हुए जाने लगी। तभी निखिल उसके पीछे ही जाने वाला था पर तभी विराज इसके पास आ गया। विराज मान्यता के पास आ पूछा, मान्यता सब ठीक है? मान्यता कोई जवाब ना देते हुए बस विराज के हाथों को थाम ली। मान्यता के हालत को देख विराज को गड़बड़ लगने लगा तो विराज मान्यता को अपने साथ ले जाने लगे। तभी निखिल गुस्से में बोल पड़ा, ये प्लान भी खराब हो गया, हम इस विराज को तो छोड़ेंगे नहीं। तभी अभिमन्यु पूछ पड़ा, आपने ऐसा क्या किया है? निखिल वाइन के घूंट लेता हुआ बोला, जूस में ड्रग्स मिला था। ये जान अभिमन्यु हैरानी से बोला, ओह पर निखिल अगर मान्यता और विराज के बीच कुछ हो गया तो? निखिल मुस्कुराते हुए बोला, विराज जिया के लिए पागल है, वो चाहकर भी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देंगे भले ही कोई कुछ भी कर ले। निखिल को ये बात इसलिए पता था क्योंकि सोनालिका विराज को पाने के लिए सारे हथकंडे अपना चुकी थी पर विराज उसके तरफ नजर उठाकर भी कभी नहीं देखा। निखिल के बातों को सुन अभिमन्यु को अपने दिल में दर्द होना शुरू हो गया। वो भी जिया से बेइंतहा प्यार करता पर जिया तो उसे भाव तक नहीं देती थी। विराज जब मान्यता को कमरे में ले जा रहा था तो मान्यता उसके करीब जाने लगी। मान्यता उसके करीब ना आए इसके लिए विराज ने मजबूरन मान्यता के होंठ को पीछे कर अपना टाई खोल बांध दिया। फिर ये बात अभय को कॉल एक बता दिया तो अभय सबसे बात करना छोड़ ये बात जान जल्दी से मान्यता के पास जाने लगा। अभय भागते हुए ही मान्यता के पास आ मान्यता को बंधा हुआ देखा तो अपने काले कठोर आंखों से विराज को घूर कर देखा। एक पल के लिए तो विराज डर ही गया था पर फिर अपने गले को साफ करते हुए बोला, मान्यता हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे अभय इसलिए हम मान्यता को बांध दिए। ये बात जान अभय कठोरता से ही बोला, जाए डॉक्टर को बुला कर लाए। विराज अभय का ऑर्डर सुन झट से उठ गया डॉक्टर को बुलाने के लिए तो अभय मान्यता के पास जा उसके बंधे होंठ को जैसे ही खोला मान्यता झट से उसके करीब आ मुस्कुराते हुए बोली, हाय हैंडसम। ये बोल वो अभय के होंठों पर अपना उंगली फेरने लगी तो अभय उसके इस हरकत से अपने शरीर में गर्मी महसूस करने लगा। पर अभी कुछ करने का सही वक्त नहीं था इसलिए अभय मान्यता को दूर करने लगी तो मान्यता अभय के गोद में जा उसके तरफ अपना चेहरा कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख चूमते हुए बोली, हमें बहुत गर्मी लग रहा है, प्लीज हमें गर्मी को हमें दूर करिए ना। मान्यता के बातों को सुन अभय भी से काबू होने लगा था। वो मान्यता की तरफ देखा ही था कि जंगली बिल्ली की तरह अभय को बिस्तर पर धकेल उसके होंठों को चूमने लगी। तभी विराज डॉक्टर को अपने साथ ला जैसे ही दरवाजा खोला दोनों को ऐसे देख विराज दरवाजा बंद करने को था पर अभय मान्यता को बेड के नीचे कर उसके दोनों होंठ को पकड़ डॉक्टर से बोल पड़ा, अंदर आ जाए। बेचारा अभय पहली बार उसका चेहरा टमाटर की तरह गुस्से में नहीं बल्कि मान्यता के कारण शर्मिंदगी से हुआ था। डॉक्टर मान्यता को इंजेक्शन दे बोली, आधे एक घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोल रही थी जिस वजह से अभय का लाल चेहरा और लाल हो चुका था। डॉक्टर फिर चली गई तो अभय विराज को बोली स्टार्ट करने बोल दिया तो विराज उस कमरे में अभय मान्यता को अकेला छोड़ चला गया। विराज बोली शुरू करने का पूरा इंतजाम करने लगा। जिया टिस्सा को अपने साथ ले आई। टिस्सा को देख उदय टिस पास आ पूछा, कैसी है आप? उदय हमेशा फ्लाटी अंदाज में पूछता था इसलिए टिस्सा उदय के बोलने के तरीके को सुन हमेशा मुस्कुराने लगती थी।
वो मुस्कुराते हुए ही जवाब दी, हम ठीक है, आप बताएं। आपको देखने के बाद हम भी ठीक हो गए हैं। जिया अपने उदय भाई के पैर पर अपने सैंडल का हील गड़ाते हुए बोली, हमारी दोस्त से फ्लार्ट करना बंद करिए। टिस्सा को अंदर आ जिया उदय के साथ देख, वीर अपना बचा काम किसी को बता। वहां आ टिस्सा से बोला, हमें आपसे कुछ बात करना है। ये सुन टिस्सा भी बोल पड़ी, हमें भी। जिया दोनों को देख मुस्कुरा रही थी पर उदय के चेहरे पर उदासी छा गया। चैप्टर 68 एंगेजमेंट। टिस्सा फिर वीर के साथ जाने लगी। ये देख उदय को लग रहा था वो टिस्सा का हौंद पकड़ उससे रोक ले अपने पास, पर वो ये कर नहीं सकता। जब दोनों चले गए तो दोनों को फिर से साथ होने का उम्मीद देखती पा जिया मुस्कुराते हुए चेहरे को उदय की तरफ कर देखी, पर उदय के चेहरे पर उदासी देख जिया पूछ पड़ी, क्या हुआ उदय भाई? उदय झूठी मुस्कान के साथ जिया को देख बोला, कुछ भी नहीं। ये बोल वो चला गया। तभी अभिमन्यु जिया के पास आ गया तो जिया उससे देख इग्नोर करते हुए जाने लगी। तभी अभिमन्यु उसके पीछे जाते हुए बोल पड़ा, राजकुमारी जिया, आप विराज से प्यार करती हैं ना? अभिमन्यु का बात सुन जिया पीछे मुड़ अभिमन्यु को देखी तो अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ आगे बोला, पर क्या विराज आपसे प्यार करते हैं? ये सवाल का जवाब तो खुद जिया जानना चाहती थी, पर विराज से ना ही किसी और से। वो अभिमन्यु के सवाल को इग्नोर करते हुए जाने लगी तो अभिमन्यु उसके पीछे आते हुए बोला, विराज मान्यता को पसंद करते हैं। ये बात सुन जिया का पैर थमसा गया। जिया मुड़ हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगी तो अभिमन्यु जिया के पास आ बोला, हमने अपने आंखों से देखा है विराज मान्यता का हौंद पकड़ उन्हें भीड़ से कहीं दूर एकांत में लेकर जा रहे थे। जिया का दिल शुरुआत में ये सुन जोरों से धड़कने लगा था, पर आखिर में अपने दिल को शांत कर बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। जिया ने जब ये कहा तो अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो देखे, कहा है मान्यता। मान्यता ने आपसे कहा था ना कि वो आपका यही इंतजार करेगी। फिर कहा गई, यहाँ तक कि सिर्फ मान्यता ही नहीं, विराज भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। जिया अपने नजरों को चारों तरफ फेरी, ना ही उससे विराज नजर आ रहा था ना ही मान्यता, पर उसे अपने भाई साहब भी नजर नहीं आ रहे थे। तो जिया अभिमन्यु को देख कठोरता से अपना जवाब दे दी, भाई साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे हमें। ये कह आगे बिना कोई बात सुनने अभिमन्यु का जिया चली गई। अभिमन्यु से दूर जा जिया मान्यता, विराज और अपने भाई साहब को ढूंढना शुरू कर दी। भीड़ से दूर होने के बाद जब जिया शांत जगह की ओर बढ़े जा रही थी तभी उसे अपने भाई सा और विराज का आवाज सुनाई दिया। बातों को सुन जिया को कुछ परेशानी उनके आवाज में लग रहा था तो जिया छिपकर दोनों का बात सुनने का कोशिश करने लगी। अभय, हम सब तैयारी कर लिए हैं, पर हमें डर है कहीं सबको ये ना पता चल जाए मान्यता राठौड़ परिवार की राजकुमारी है। विराज का ये बात सुन जिया हैरान ही रह गई। तभी अभय बोल पड़ा, विराज आप घबराए मत, किसी को भी नहीं पता चलेगा। विराज कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी अभय शांत रहने का इशारा कर अभय को बाहर देख रहे परछाई के तरफ इशारा किया तो विराज परछाई को देख शांति से उसके पास जाने लगा। जिया शांति से ही खड़ी थी, तभी विराज उसके होंठ को पकड़ खींचा तो जिया को देख हैरानी से बोल पड़ा, जिया आप। जिया विराज की तरफ देखी, फिर अपने भाई सा की तरफ डरते हुए देख अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, भाई सा, हाँ हमको कुछ नहीं सुनने हैं। जिया को घबराया हुआ देख अभय कुछ बोलता इससे पहले ही विराज अभय की तरफ इशारा कर दिया तो अभय अपनी बहन को विराज के साथ अकेला छोड़ चला गया ताकि विराज जिया को अपने तरीके से समझा दे। अभय के जाने के बाद विराज जिया का होंठ पकड़ कमरे के अंदर ला। इस बार अच्छे से दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई उसके बातों को सुन ना सके। दरवाजा बंद करने के बाद विराज जिया के गालों पर होंठ रख प्यार से बोला, जिया आप घबरा क्यों रही है, आपके भाई सा चले गए हैं। विराज के बातों को सुनने की जगह जिया घबराते हुए पूछी, मान्यता राठौर परिवार की राजकुमारी है जिसके पटवार के पास सभी राज्य से अधिक संपत्ति है। विराज जिया के मुंह पर अपना होंठ रख बोला, जिया ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो सभी मान्यता के संपत्ति को पाने के लिए उनके साथ भी वही करेंगे जो उनके परिवार के साथ हुआ था। पर मान्यता को ये बात पता है क्या? जिया, मान्यता को बस इतना ही पता है कि वो राजकुमारी मान्यता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि अब भी राठौर परिवार का पूरा संपत्ति उनका है। अगर एक बार वो अपने राज्य में चली गई तो इन 5 राज्य में सबसे ताकतवर राज्य उनका ही हो जाएगा।
पर आपको पता है ना, फिर सभी उनके जान में दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं उनका राज्य पाने के लिए। जिया ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए पूछा, भाई सा इसलिए मान्यता को अपने साथ रखे हैं, क्या उन्हें भी बस मान्यता का राज्य चाहिए? नहीं प्रिंसेस, अभय मान्यता से प्यार करते हैं, इसलिए सभी से उन्हें बचाना चाहते हैं। जिया के चेहरे पर मुस्कान छा गया, अब उसे समझ आया उसके भाईसा का रवैया मान्यता के प्रति इतना अलग क्यों है। जिया विराज के सीने से लग बोली, हम बहुत खुश हैं विराज। विराज जिया के माथे को सहलाता हुआ बोला, हाँ जिया, अब आप गाला में जाए। जिया ये सुन विराज से दूर हो गाला में जाने के लिए निकल गई। विराज भी फिर गाला में जा बोली शुरू कर दिया। बोली लगभग 1 घंटे तक चला, तब तक मान्यता को भी होश आने लगा। अभय मान्यता के पास ही बैठ उसके सिर को सहलाया जा रहा था, तभी मान्यता को होश आ गया तो अभय को छूता पा वो अभय का हाथ खुद से दूर करते हुए कठोरता से बोली, हिम्मत कैसे हुआ हमें छूने का? अभय मुस्कुराते हुए सेडिक्टिवली जवाब दिया, याद नहीं आपको, कुछ घंटे पहले आप क्या कर रही थी? अभय का बात सुन मान्यता झट से पूछ पड़ी, क्या कर रहे थे हम? अभय मुस्कुराते हुए मान्यता के पास जा सेडिक्टिवली उसके कानों में बोला, हमें किस कर रही थी? ये बोल मान्यता से दूर हो आगे बोला, वो तो सूख मनाए हमारे अच्छे होने का, हमने आपको आगे कुछ करने से रोक लिया। मान्यता घबराते हुए पूछी, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुन अभय एक लंबी सांस ले बोला, किसी ने आपको ड्रग्स दे दिया था। ये बात जान मान्यता हैरान रह गई। मान्यता को हैरानी में देख अभय मान्यता के करीब जा उसके गर्दन पर अपने दांत जा गाड़ा दिया तो मान्यता अभय को ये करता पा उसे खुद से दूर धकेल घृणा से अभय को देखने लगी। मान्यता के आंखों में खुद के लिए घृणा देख अभय मुस्कुराता हुआ बोला, क्या हुआ मान्यता, अब आपको बुरा लग रहा है? हमारे करीब आना कुछ देर पहले तो नहीं लग रहा था आपको। मान्यता ये सुन हिचकिचाते हुए बोली, वो हम अपने होश में नहीं थे। मान्यता का चेहरा बोलते वक्त लाल हो चुका था। अभय मुस्कुराते हुए उठ आगे बोल पड़ा, चलिए हमारे साथ, आज हमारा एंगेजमेंट है, हम नहीं चाहते हमारे एंगेजमेंट में हम ही दोनों ना पहुंचे। मान्यता को जब ये याद आया तो वो जाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी बिस्तर से उठ जाने को तैयार हो गई। कुछ वक्त बाद बैंक्वेट हॉल में अभय मान्यता का हाथ थाम हुआ माइक ले बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, हमें खुशी है आप सब साल में एक बार होने वाले गाला में अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन दिए। आप सबके डोनेशन से कई अनाथ बच्चों का मदद हो पाएगा। आज की शाम यही खत्म होने वाला है, पर गाला के आखिर में हम अपने जिंदगी का बहुत खूबसूरत पल आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये बात सुन सभी एक्साइटेड हो अभय को देखने लगे। तभी अभय मान्यता के तरफ देखता हुआ सभी से बोला, हमारे सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को तो आप सब देख ही रहे होंगे, आज हम इस खूबसूरत लड़की से एंगेजमेंट करना चाहते हैं। निखिल ये सुन हैरान ही रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था जिसे एक नज़र देखते ही उससे प्यार हो गया वो उसके सामने ही किसी और की होने वाली है। चैप्टर 69 प्रैक्टिस रूम। अभय फिर सभी के सामने मान्यता के हाथों में रिंग पहना दिया। ना चाहते हुए भी मान्यता झूठी मुस्कान के साथ उसके उंगली में रिंग पहना दी। जब अभय किसी लड़की को रिंग पहनाया तो वहां खड़ी सभी लड़कियों का दिल टूट गया, खासकर राजकुमारी माहिरा का। बचपन से ही वो अभय के सपने सजाए बैठी थी और वो आज किसी और का हो गया था। गाला खत्म हो गया, सभी अब जाने लगे, पर माहिरा अभय के पास जा आदर से अपने सिर को झुका बोली, राजकुमार अभय। अभय माहिरा की तरफ देख बोला, जी राजकुमारी माहिरा। कांग्रेचुलेशन अभय आपके नई जिंदगी के लिए। शुक्रिया। अभय ये कहने के बाद मान्यता का हाथ पकड़ जाने लगा तो माहिरा अपने कठोर नजरों से मान्यता को देखने लगी। तभी निखिल आ बोला, हमारी प्यारी बहना रानी को अभय पसंद है। माहिरा अपने भाई की तरफ देख बोली, हाँ पर वो किसी और के हो चुके हैं। ये बात सुन निखिल बोल पड़ा, तो क्या हुआ माहिरा, अभी सिर्फ अभय ने एंगेजमेंट किया है, शादी नहीं। आपका कहने का क्या मतलब है निखिल भाई? यही कि आप कुछ ऐसा करें कि अभय आपका हो जाए और हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे मान्यता हमारी हो जाए। ये सुन हैरानी से माहिरा पूछी, आपको मान्यता पसंद है? निखिल मुस्कुराते हुए अपना जवाब दे दिया, मान्यता के लिए ही तो हम इंडिया वापस आए हैं। ये बात सुन माहिरा हैरान रह गई।
पर उसने घबराते हुए बोला, पर अभय कोई आम इंसान नहीं जिससे हम दोनों टक्कर ले सके। ये सुन निखिल बोल पड़ा, माहिरा, आप बस ये सोचिए, आप अभय को पाना चाहती, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है अभय कितना पावरफुल है। वैसे भी लड़कियां मर्दों की कमजोरी होती है, इस कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है आपको बाखूबी आता होगा। निखिल का ये बात सुन माहिरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। अभय मान्यता को अपने साथ महल ले आया। महल आने के बाद मान्यता बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई, अभय भी अपने कमरे में चला गया। आज का रात बीत गया। अगली सुबह सभी नाश्ता करने डाइनिंग हॉल में आ गए। नाश्ता करने के 1 घंटे बाद वीर अपने भाई साहब के पास गया। अभय अभी तक कंपनी नहीं गया था, वो अपने स्टडी रूम में बैठ काम कर रहा था। जब उनका भाई वीर अंदर आए तो अभय वीर को देख पूछा, क्या हुआ? कल रात वीर टिस्सा के बीच सब ठीक हो गया था, अब वो जोधपुर जाना नहीं चाहता था, पर वो अपने भाई साहब को ये बात कैसे बोले? वीर कुछ बोलता इससे पहले ही उदय अपना बड़ा सा ट्रॉली हाथ में लिए नीचे आ बोला, भाई साहब हम निकलते हैं। तभी वीर उदय से पूछ पड़ा, कहाँ जा रहे आप उदय? जोधपुर। ये बात सुन वीर हैरानी से बोल पड़ा, पर आप क्यों? तभी अभय बोला, हमने डिसाइड किया है कि उदय वहां का प्रोजेक्ट संभालेंगे। ये बोल अभय चला गया तो वीर उदय को देख उदासी से पूछा, आपने ये सब हमारे लिए किया है? उदय मुस्कुराते हुए अपना जवाब दिया, नहीं वीर भाई, बस हम ये काम करना चाहते थे, वैसे आप हमें छोड़ने चलोगे? वीर ने मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। फिर वीर उदय को छोड़ने एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अभय विराज के साथ किसी काम से कॉलेज जाने के लिए निकल गया था। कॉलेज में मान्यता को एक स्टूडेंट आ बोला, मान्यता आपको प्रोफेसर आदिल प्रैक्टिस रूम में बुलाए हैं। ये बात सुन मान्यता प्रोफेसर से मिलने जाने के लिए उठ गई। फिर कुछ ही वक्त में जब वो प्रैक्टिस रूम पहुंची तो उसे कोट पहने मुड़ा हुआ आदमी दिखा, तो वो अंदर जा बोली, सर आपने हमें बुलाया था। तभी वो आगे मुड़ा। आदमी को देख मान्यता हैरानी से बोली, निखिल आप? ये बोल वो जाने को थी, तभी निखिल उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया, तो निखिल के बाहों से खुद को आजाद कर गुस्से में मान्यता बाहर जाने को हुई तो निखिल बोल पड़ा, मान्यता हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ये बात सुन मान्यता रुक गई तो निखिल आ बोला, मान्यता जो हम कहेंगे वो आप ध्यान से सुनना। मान्यता शांति से खड़ी हो बस उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। तभी निखिल बोल पड़ा, मान्यता अभय अच्छा इंसान नहीं है और हमें पता है आप राठौर परिवार से हो। ये सुन मान्यता झट से बोली, हम किसी राठौर परिवार से नहीं है, और ये राठौर परिवार कौन है? अभय किसी काम से विराज के साथ कॉलेज आया हुआ था। कॉलेज आने के बाद जब वो मान्यता के क्लासरूम में गया तो उसे क्लासरूम में ना पा उसे ढूंढने लगा। ढूंढते हुए वो प्रैक्टिस रूम की तरफ आ चुका था। मान्यता के बातों को सुन निखिल मुस्कुराते हुए बोला, मान्यता आपको अपना सच हमसे छिपाने का जरूरत नहीं है, बल्कि अभय से है, क्योंकि उनके। अभय उसी वक्त प्रैक्टिस रूम की तरफ आया था। जब उसने निखिल के बातों को सुनना तो वो झट से मान्यता के पास जा मान्यता का हाथ पकड़ अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। निखिल अभय को रोकने का कोशिश किया तो अभय अपने हाथ के बल से एक ही मुक्के में निखिल को दूर फेंक दिया। मान्यता को कुछ सही नहीं लगा और वो जानना चाहती थी निखिल क्या बोलने वाले हैं। मान्यता अपना हाथ छोड़ा गुस्से में अभय की तरफ देख बोली, अभय आप ये कर रहे हैं, आपने क्यों उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया? अभय कोई जवाब ना देते हुए मान्यता के हाथ को इस बार मजबूती से पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। चैप्टर 70 चेहरे पर थूकना। अभय अपने साथ मान्यता को बाहर ले जाने लगा। पूरा कॉलेज ये सीन देख ना सके इसलिए सभी गार्ड्स अभय के चारों तरफ घिरे हुए थे। दूसरी तरफ अभय मान्यता को अपने साथ कार के पास ले जा दरवाजे को खोल कार के अंदर धकेल खुद भी कार के अंदर जा बैठ ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का बोल दिया। दूसरी तरफ विराज अभय को गुस्से में जाते हुए देख सोचने लगा आखिर अब क्या हुआ जिस कारण वो मान्यता को अपने साथ ऐसे ले गए। कुछ वक्त के बाद महल आ गया। अभय कार से निकल मान्यता को भी निकाल उसके हाथ को कसके पकड़ खींचे हुए ले जाने लगा। पूरा रास्ता मान्यता अभय से सवाल करती रही पर अभय मान्यता के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अभय मान्यता को अपने कमरे में ले जा रहा था, तभी अभय के आंखों में खून सवार देख महल में काम करने वाले सभी नौकर नौकरन अपने सिर को डर से झुका लिए।
अभय मान्यता को अपने कमरे में ले जाते हुए दरवाजा बंद कर मान्यता को बिस्तर पर धकेल दिया तो मान्यता चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने का हिम्मत कैसे हुआ आपका। अभय मान्यता का बात सुन उसके पास जा मान्यता के गालों पर अपने लंबे उंगलियों को दबाते हुए कठोरता से बोला, हम आपके होने वाले पति हैं, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मान्यता अभय को दूर धकेलते हुए कठोरता से देख बोली, होने वाले पति, आखिर आप हमसे शादी करना क्यों चाहते हैं। हम राठौर परिवार की बेटी है इसलिए, या कोई राज है जो आप हमें बताना नहीं चाहते हैं। मान्यता का बात सुन अभय की आंखों में गुस्सा दूर हो घबराहट भर गया। अभय के आंखों को देख मान्यता साफ समझ पा रही थी, ऐसा कोई तो राज है अभय का जो उसके परिवार से जुड़ा है। ये देख मान्यता अभय के कॉलर को कसके पकड़ पूछी, क्या छिपा रहे हैं आप हमसे, आखिर हमारे परिवार का मौत कैसे हुआ हमें बताया अभय। अभय गुस्से में मान्यता के होंठ को अपने कॉलर के हटा उसके चेहरे पर दूसरी बार थप्पड़ मारा। जब अभय ने मान्यता को थप्पड़ मारा तो मान्यता गुस्से में अभय को देखते हुए बोली, आप एक औरत पर ही बस अपनी मर्दानगी साबित कर सकते हैं अभय प्रताप सिंह। अभय ने कुछ न कह मान्यता के तरफ अपना होंठ बड़ा छूने को था पर मान्यता उसके चेहरे पर थूक दी, जिस कारण अभय का चेहरा कठोर हो गया। वो मान्यता को फिर गुस्से में घूरते हुए देखा तो मान्यता उसके आंखों में देख क्रूरता से बोली, फिर थप्पड़ मारेगा हमें। मान्यता के इस बात को सुन अभय अपने चेहरे से मान्यता के थूक को पोंछ कमरे से बाहर जा कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अभय को बाहर गुस्से में आता देख विराज अभय के पास गया, जो अभी अभी ही महल पहुंचा था, पर अभय को देख उसका हिम्मत नहीं हुआ कुछ बोलने का। अभय सूरज को इग्नोर कर अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगा तो विराज भी बस उसके पीछे चलता हुआ स्टडी रूम आ गया। अभय शांति से खिड़की के पास जा खड़ा हो गया। दूसरी तरफ मान्यता कमरे में टेलीफोन देख टेलीफोन में नंबर डायल कर दी पर किसी ने फोन नहीं उठाया तो वो 2-3 बार ट्राई कर टेलीफोन को रख अपने सिर पर होंठ रख सोचने लगी वो क्या करे कैसे निकले यहाँ से। अब उसका प्यार अभय के लिए बस नफरत में बदलता जा रहा था। वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी मर्दानगी ऐसे साबित करता हो। तभी टेलीफोन बजने लगा। मान्यता को नहीं पता था अभय के कमरे का टेलीफोन हर जगह से जुड़ा है। जब टेलीफोन बजा तो अभय स्टडी रूम में रखे टेलीफोन को भी उठा लिया, तभी उसके मान्यता का आवाज सुनाई दिया, मैडम। मान्यता का आवाज सुन अभय शांत हो टेलीफोन म्यूट कर स्पीकर में रख गद्देदार चेयर पर बैठा सुनने लगा। दूसरे तरफ बात कर रही गायत्री चिंता से बोल पड़ी, मान्यता आप रो रही है। मान्यता अपने आंखों से आंसू पोंछ बोली, मैडम आप सभी को ले कहीं और चले जाए। ये सुन गायत्री हैरानी से पूछी, आप ऐसा क्यों बोल रही है मान्यता, कुछ हुआ है क्या। मान्यता कोई एक्सप्लेनेशन अभी ना देते हुए बस इतना ही बोल दी, मैडम आपको जैसा हम बोल रहे प्लीज अभी आप वैसा ही करिए। गायत्री भी कुछ ना आगे पूछ बस ठीक है मान्यता बोल दी तो मान्यता आगे बोल पड़ी, मैडम आप कल ही सबको लेकर निकलिएगा, हम आपसे कल जोधपुर के स्टेशन में मिलेंगे। ठीक है मन्नू। गायत्री के हामी को सुन मान्यता ने झट से फोन रख दिया, वो आगे कोई बात मैडम का नहीं सुननी। अभय ने जब ये सुना तो उसके होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। अभय विराज की तरफ देख बोला, विराज उन सबको पकड़ कार कोठरी में बंद कर दीजिए। ये सुन विराज हैरानी से अभय को देखता हुआ बोला, पर अभय ये सही नहीं। अभय का शैतानन कठोर रूप धीरे धीरे बाहर आने लगा था। अभय कठोरता से कहा, अगर आप ये नहीं किए तो हम सबको मार डालेंगे। ये सुन विराज अपने सिर को झुका उदासी से कहा, नहीं अभय आप ऐसा मत करिए, हम सभी को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। ये बोल विराज चला गया। अभय का शैतानी रूप हावी हो चुका था। विराज को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे ये सब करने से रोके, क्योंकि ये सब अभय के करने से मान्यता बस अभय ने नफरत करेगी प्यार नहीं। पर वो अभय को समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि जब अभय जब गुस्से में होता तो उसे कोई नहीं समझा सकता, ना ही अभय को उस वक्त सही गलत का समझ होता। दूसरी तरह मान्यता के पास आखिरी रास्ता बचा था, वो यहाँ से भाग अब अपनी मैडम और एनजीओ के सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करे। अब वो और अभय का शैतानी रूप नहीं झेल सकती थी। कॉलेज में जिया को जब पता चला उसके भाई सा मान्यता को अपने साथ ले गए तो इस बात से जिया हैरान ही रह गई।
मान्यता को ऊंचाइयों से क्यों डर लगता था ये तो उसे नहीं पता, पर अभी उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कमरे से बाहर जाने के लिए खिड़की के पास जा खिड़की से बाहर जाने का सोची, पर तभी दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलता देख अभय मान्यता के पास जाने लगा। अभय को आता देख मान्यता का पैर जम गया। अभय ने कठोर तरीके से मान्यता को देख बोला, भागना चाहती हो? मान्यता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभय मान्यता को जाने का रास्ता दे बोला, जाए। मान्यता हैरान रह गई, उससे समझ नहीं आ रहा था अभी तो वो उसे बंद कर गया था कि इस कमरे से उसे कहीं नहीं निकलने मिलेगा, फिर अब क्या हुआ कि अभय खुद उसे जाने दे रहा है। चैप्टर 71 वापस लौटना। पर मान्यता अपने पैर को बाहर की तरफ बढ़ा ही दी। ये देख अभय बोल पड़ा, बहुत जल्द आप खुद इस कमरे में बंद होने आएगी मान्यता। मान्यता अभय को देख कठोरता से जवाब दी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोल मान्यता कमरे से भागते हुए महल से बाहर जाने लगी। जोधपुर में सही रास्ते में लगे ठेलों पर सामान देख रही थी, तभी एक कार उसके सामने आ रुका। कार में बैठा इंसान कार के शीशे को नीचे कर सही से बोला, एक्सक्यूज मी। कार के अंदर बैठा आदमी को देख सही बोली, जी। तो कार के अंदर बैठा उदय पूछ पड़ा, उमेद भवन पैलेस का रास्ता आप बता सकती है? आप सीधे जाकर राइट मुड़ जाना, आपको पैलेस दिख जाएगा। उदय बिना थैंक यू बोले निकल गया। सही उसके कार को रफ्तार से जाता हुआ देख गुस्से में बोली, सभी अमीर एक जैसे होते घमंडी, थैंक यू तक बोलना नहीं आता है इन्हें। ये बोल सही जाने को हुई तभी गायत्री का सही को कॉल आ गया तो सही मैडम का कॉल उठा ली। तभी मैडम बोल पड़ी, सही कहाँ हो आप? मार्केट में मैडम। सही जल्दी एनजीओ आओ, हमें आज ही निकलना है। पर कहाँ के लिए मैडम? बनारस के लिए। पर क्यों मैडम? सही सवाल करना बंद करो और जल्दी से एनजीओ आ जाओ। ठीक है मैडम। ये बोल सही फोन रख एनजीओ जाने के लिए निकल पड़ी। मान्यता महल से बाहर निकल स्टेशन जाने को हुई। मान्यता को पता था सभी को ले मान्यता जाने बोली है तो मैडम बनारस ही जाएगी, तो वो भी बनारस का ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पैदल ही जाने लगी, क्योंकि मान्यता के पास ना ही उसका फोन था ना ही उसके पास पैसे कि वो ऑटो तक ले सके। अभय गुस्से में अपने कमरे में बैठ विराज के कॉल आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही अभय मान्यता के पीछे अपने लोग भी लगा दिए थे। विराज जोधपुर में रहने वाले अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों को एनजीओ के सभी सदस्य को बंदी बना राजस्थान लाने का ऑर्डर दे दिया। गुंडे एनजीओ के अंदर चले गए। बिना परमिशन का ब्लैक सूट पहने आदमियों को अंदर घुसता देख सभी डर गए। ब्लैक सूट पहने आदमी सभी के पास जाने लगे तो सभी घबरा कर कोने में एक साथ चिपक गए। फिर मैडम पूछ पड़ी, आप लोग कौन हो और हम लोगों से क्या चाहते हो? ब्लैक सूट पहने किसी आदमी ने अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर ना निकाला, बस रॉबर्ट की तरह विराज के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे थे। मान्यता स्टेशन जाने के रास्ते जाते वक्त सोचने लगी, वो ट्रेन का टिकट के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। तभी उसे दो आदमी दिखा। जो पहला लड़का 18-19 साल का लग रहा था, वो रस्सी में चढ़ अपना रस्सी में चलने का नियंत्रण खेल दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ दूसरा लड़का जो 21-22 साल का लग रहा था, वो पैसे इकट्ठा कर रहा था सभी लोगों से। मान्यता वहां जा खड़ी हो गई। खूबसूरत लड़की को देख लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि मान्यता उसकी टोपी में पैसे डाले, पर मान्यता ये देख मासूमियत से बोली, हमारे पास पैसे नहीं है। लड़का मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं। ये बोल वो दूसरे से पैसे लेने जाने को हुआ तभी मान्यता बोल पड़ी, क्या ये खेल हम दिखा सकते हैं और जो भी आमदनी होगी उसका आधा हमें दे सकते आप? ये सुन शुरुआत में तो लड़का हैरान रह गया, पर मान्यता के चेहरे को देख ही पता चल रहा था इस लड़की को अभी पैसे का बहुत जरूरत है। तो लड़के ने मुस्कुराते हुए कह दिया, ठीक है मैडम। ये बोल उस लड़के ने रस्सी पर चल रहे लड़के से बोला, छोटे नीचे आ जा। रस्सी पर अपना नियंत्रण बनाए हुए ही छोटे ने कहा, पर क्यों बड़े? नीचे तो पहले आ छोटे। छोटे झट से नीचे कूदकर आ बोला, अब बता बात क्या है बड़े? बड़े मान्यता की तरफ देख बोला, मैडम को कुछ पैसे कमाना है तो इन्हें करने दे। ये बात सुन छोटे हैरानी से मान्यता को देख पूछा, मैडम आप कर लोगी? मान्यता ये पहले कर चुकी थी, पर रस्सी पर चले मान्यता को बहुत वक्त हो चुका था, पर अब भी मान्यता को अपने आप पर भरोसा था कि वो कर लेगी।
तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, हाँ हम कर लेंगे। जब मान्यता ने ये कहा तो छोटे अपना डंडा मान्यता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो मैडम। मान्यता ने डंडा छोटे के होंठ से ले रस्सी पर चढ़ खेल दिखाने लगी। मान्यता के खेल को देखने से ज्यादा लोग मान्यता की खूबसूरती को देखने के लिए ये खेल देखने आ गए। पहले से अधिक भीड़ आता देख छोटे बोल पड़ा, बड़े मैडम के आने से भीड़ बढ़ गया है, आज तो अच्छा खासा आमदनी होगा। सही कहा तूने छोटे। अभय के आदमी ये देख अभय को इस बारे में बता दिए तो अभय गुस्से में कठोरता से बोला, मान्यता का ये खेल दिखाना बंद हो जाए तो उन दोनों लड़के को बंदी बना लेना। ओके बॉस। सही। जल्दी जल्दी एनजीओ पहुंची, पर जब वो अंदर गई तो उसे पूरा एनजीओ खाली दिखा। ये देख सही हैरान रह गई। वो हर जगह घबराते हुए सभी को ढूंढने लगी। विराज के लोगों ने विराज को ये खबर देने के बाद ये बता दिया कि एक लड़की बाहर होने की वजह से उसके कब्जे में नहीं आ सकी, तो विराज अभय को कॉल कर बता दिया। ये जान अभय शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, हमें मेहनत नहीं करना होगा मान्यता के पास ये बात पहुंचाने का, उन्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। एनजीओ के हर कोने कोने पर सई ने सभी को ढूंढा पर उसे कोई नहीं दिखा। सई परेशान हो अपने सिर पर होंठ रख बैठ गई, उससे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। मान्यता अपना खेल दिखाने के बाद रस्सी से नीचे उतर दोनों के पास गई तो छोटे मुस्कुराते हुए बोला, यार मैडम आप तो कमाल की हो, आपके आने से अच्छा खासा आमदनी हो गया है। मान्यता मुस्कुरा दी। बस फिर बड़े ने मान्यता को आधा पैसा दे दिया तो मान्यता वो पैसे ले बोली, शुक्रिया। ये सुन दोनों साथ ही बोले, मैडम शुक्रिया का जरूरत नहीं है। तभी छोटे आगे बोल पड़ा, बस फिर आना ताकि हमें ऐसे ही अधिक मुनाफा मिल सके। मान्यता मुस्कुराते हुए बोली, जरूर। फिर मान्यता दोनों को बाय बोल जाने लगी। स्टेशन जाने से पहले मान्यता टेलीफोन बूथ के अंदर जा पहले मैडम से फोन पर बात कर पूछ लेने का सोची। उसने जल्दी से सिक्का डाल नंबर दबा फोन लगा दिया। जब एनजीओ का फोन बजा तो सई उठ झट से फोन के पास जा फोन उठा बोली, हेलो। सई को लग रहा था जिसने ये सब किया है उसका फोन होगा, पर तभी उसे मान्यता का आवाज सुनाई दिया, हेलो सई। मान्यता का आवाज सुन सई रोने लगी तो मान्यता पूछ पड़ी, क्या हुआ सई, तू रो क्यों रही है। सई रोते हुए ही जवाब दी, मान्यता पता नहीं मैडम और बाकी के लोग कहाँ चले गए। मैडम ने हमें कॉल कर जल्दी बुलाया था एनजीओ बनारस जाने के लिए, पर जब हम आए तो देखे यहाँ कोई है ही नहीं, पता नहीं सब कहीं चले गए हैं या कुछ हो गया होगा। ये सुन मान्यता को अभय का बात याद आने लगा, उसके मुंह से शब्द बाहर आना ही बंद हो गया। मान्यता को कुछ ना बोलता पास सई रोते हुए आगे बोल पड़ी, मान्यता कुछ कहो ना, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे पता लगाए, पुलिस के पास जाएंगे भी तो हम क्या बताएंगे उन्हें। ये बात सुन मान्यता बोल पड़ी, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं सही, हमें पता है ये कौन करवा सकता है। कौन मान्यता, ये सुन सई ने झट से पूछा। तो मान्यता जवाब दे दी, हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते हैं, पर हाँ तू घबरा मत, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बोल मान्यता फोन कट कर दी। सई आगे और पूछना चाहती थी पर मान्यता ने इसका मौका तक नहीं दिया। सई को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। अभय हॉल में बैठा कुरुल राजा की तरह मान्यता के आने का इंतजार करने लगा। मान्यता टेलीफोन बूथ से बाहर जा ऑटो पकड़ वापस महल जाने के लिए निकल गई। रात होने को था, खाने का वक्त हो चुका था, पर महल में सभी अपने कमरे में ही थे क्योंकि अभय ने सभी को अपने कमरे में रहने का ऑर्डर दिया था। यहाँ तक कि खाना भी जिया वीर को उसके कमरे में ही पहुंचा दिया गया था। दूसरी तरफ अभय मान्यता के चले जाने के बाद अपने गले से पानी तक भी नहीं उतरा था। चैप्टर 72 शादी का पेपर। मान्यता वापस महल के अंदर जाने लगी। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, महल का डरावना हुआ माहौल देख मान्यता अपने हाथों का मुट्ठी बना अंदर जाने लगी। उसे अपने हर कदम में एहसास हो रहा था जैसे अब वो इस महल में हमेशा हमेशा के लिए कैद होने को आए हैं। मान्यता को आता देख अभय के चेहरे पर कुरूल मुस्कान छा गया, पर मान्यता दूर हो शांति से खड़ी हो गई। ये देख अभय गुस्से में चिल्ला कर बोला, हमारे पास आए।
अभय के बातों को सुनने के बावजूद मान्यता अपने जगह से हिली तक नहीं तो गार्ड मान्यता का होंठ पकड़ उसे अभय के पैरों के पास धक्का दे दिया। ये देख गुस्से में अभय उठा और जमीन पर गिरी हुई मान्यता का चेहरा उठा देखा। गिरने की वजह से मान्यता के सिर पर चोट आ गया था, जिस कारण उसके माथे से खून बहने लगा। ये देख अभय गुस्से में उस गार्ड को देख अपने गन को निकाल, जिस होंठ से उसकी मान्यता को छू धक्का दिया था उस होंठ पर अभय ने गोली चला दिया। गोली की आवाज से मान्यता का दिल सहम सा गया। अभय आगे उस पर दूसरा गोली चलाने ही वाला था कि तभी मान्यता उसके होंठ को पकड़ ली। अभय मान्यता की तरफ देखा। मान्यता के चेहरे को देख अभय बोल पड़ा, इस आदमी के वजह से आपको चोट मिला और आप इन्हें ही बचाना चाहती है। अभय, सबसे ज्यादा तकलीफ तो आप हमें देते हो, मान्यता ने घृणा से अपने शब्दों को कहा। ये बात सुन अभय का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो मान्यता का होंठ पकड़ उससे खड़ा कर अपने साथ ले जाने लगा तो मान्यता चिल्लाते हुए बोलने लगी, क्या कर रहे हैं आप, हमारा होंठ छोड़े। मान्यता के बातों को सुन अभय क्रूरता से कहा, हम आपको बहुत ज्यादा ही तकलीफ देते ना, तो अब आप अच्छे से तैयार हो जाए तकलीफ सहने के लिए। ये सुन मान्यता बोल पड़ी, तैयार है, बस हमारी मैडम और एनजीओ के सभी बच्चों को आजाद कर दीजिए। अभय क्रूर मुस्कान के साथ मान्यता को देख कठोरता से बोला, ये तो आपके पर डिपेंड करता है मान्यता। ये सुन मान्यता कह डाली, हमें क्या करना होगा। अभय कोई जवाब ना दे मान्यता को अपने कमरे में ले जा बिस्तर पर धक्का दे दिया। फिर उसके करीब जा अपने शैतानी आवाज में कोल्डली बोला, सिर्फ हमारी बनकर रहना होगा आपको, इसलिए शांति से हमसे शादी कर बस हमारी बन जाए। मान्यता शांत पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर फिर अपने आंखों को बंद कर बोली, ठीक है, पर आपको फिर उन सबको आजाद कर देना होगा। अभय जोर जोर से हंसने लगा। मान्यता को समझ नहीं आ रहा था अभय हंस क्यों रहा है। अभय फिर हंसना बंद कर कठोरता से बोला, हम उन्हें आजाद तब करेंगे जब हमें ये भरोसा हो जाएगा कि अब आप यहाँ से भागने का कभी कोशिश नहीं करोगी और सिर्फ हमारी बनकर रहोगी। अभय के बातों को सुन मान्यता अपने गिड़गिड़ाने वाले आवाज में बोली, अभय हम कभी नहीं भागेंगे और सिर्फ आपकी ही बनकर रहेंगे, पर प्लीज उन सबको आजाद कर दीजिए। अभय ने क्रूरता से जवाब दिया, जब तक हमें भरोसा न हो जाए तब तक बिल्कुल भी नहीं। मान्यता को समझ आ गया अभय तब तक उन्हें आजाद नहीं करेगा जब तक अभय को भरोसा ना हो जाए। मान्यता उठ अभय के होंठ को पकड़ बोली, अभय हम आपको ये भरोसा दिला देंगे, लेकिन आप हमसे वादा करिए आप उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करिएगा। मान्यता के छूने से अभय का गुस्सा शांत होने लगा। उसने अपना दूसरा हाथ मान्यता के चेहरे पर रख उसके करीब जा मान्यता के होंठ को चूमने लगा। मान्यता रोकना तो चाहती थी पर वो उसे रोक उसका गुस्सा बढ़ा। अपने लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचने देना चाहती थी। मान्यता को चूम जब अभय उससे दूर हुआ तो मान्यता के उदास चेहरे को देख अभय बोल पड़ा, नहीं पहुंचाऊंगा उन्हें कोई तकलीफ, पर आपको इसके लिए एक कंडीशन मानना होगा हमारा। कैसा कंडीशन अभय? मान्यता ने शांति से ही जवाब दिया, आप कभी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती हमारे बिना। मान्यता को पता था उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है अभय, पर क्या आप हमें एक बार उन सबसे मिलवा सकते हैं? अभय ने झट से मना कर दिया, नहीं। पर क्यों अभय? मान्यता का सवाल सुन बिना कोई भाव का अभय जवाब दिया, मान्यता जब तक हमें भरोसा न हो जाए तब तक हम आपके किसी भी बात को नहीं मानेंगे। मान्यता कुछ न कह शांत हो गई। उसे पता था वो कितना भी कुछ कह ले पर अभय उसे सबसे नहीं मिलवाएगा। उस दिन मान्यता पिंजरे में कैद हो गई। मान्यता आजाद पंछी है, कैद होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर फिर भी अपनों के लिए वो इस सोने के पिंजरे में रहना कबूल कर ली थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन पर होने लगा। एक सप्ताह पार हो चुका था। मान्यता उसी कमरे में पड़ी रही। मान्यता को कॉलेज एक सप्ताह से ना आता पा निखिल को मान्यता का चिंता सताने लगा। अभय इन दिनों अपने गुस्से को पहले से कम तो नहीं कर पाया था, पर बड़ा भी नहीं था, क्योंकि मान्यता कोई ऐसा हरकम नहीं करती थी जिससे अभय को गुस्सा आए और वो कुछ गलत करे। जिया ने भी 7 दिन से मान्यता का चेहरा नहीं देखा था। उसे मान्यता का चिंता सताने लगा। आज जिया कॉलेज ना जा अपने कमरे में बैठे सोच रही थी वो कैसे मान्यता से मिले। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ।
जिया जा दरवाजा खोल दी। अपने सामने विराज को देख जिया पूछ पड़ी, विराज आप क्यों आए हैं? विराज अंदर आते हुए बोला, आप आज कॉलेज नहीं गई इसलिए हम देखने आ गए, आप ठीक हो कि नहीं? जिया ने उदासी से ही अपना जवाब दिया, हम ठीक है विराज, बस हमें मान्यता का चिंता हो रहा। मान्यता का चिंता तो विराज को भी हो रहा था, क्योंकि अब अभय का जुनून मान्यता का प्रति इतना अधिक बढ़ चुका था कि अभय खुद को पूरी तरह से भूल बस कोई भी सही गलत रास्ते को अपना बस मान्यता को पाना चाहता था। अभय के जुनून को देख विराज को अभय के लिए डर लगने लगा। किया को अभय अपने जुनून और पागलपन में बस मनाया को दर्द दिए जा रहा था। विराज को कुछ ना बोलता पा जिया उसके होंठ को पकड़ ली तो विराज उससे अपने सीने से लगा बोला, प्रिंसेस आप फिक्र मत करिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा जिससे मान्यता और अभय के बीच सब सही हो जाएगा। विराज के बातों को सुन जिया को थोड़ा राहत मिला। विराज जिया से दूर हो उसके उदास चेहरे को देख बोला, अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो, आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें प्रिंसेस। विराज के बातों को सुन जिया के चेहरे पर मुस्कान छा गया। इतने दिनों तक कमरे के अंदर बंद होने की वजह से मान्यता मुरझाए फूल की तरह हो गई थी। वो बस दिन भर खिड़की के पास बैठी रहती, अभी भी वो खिड़की के पास ही बैठी थी तभी कमरे का दरवाजा खुला। इन दिनों अभय थोड़ा शांत तो हो गया था पर उसका डरावना रूप खत्म नहीं हुआ था। अभय जब कमरे के अंदर आया तो भी मान्यता मुड़कर नहीं देखी, वो खिड़की के पास बैठे आसमान को देखे जा रही थी अपने बड़े बड़े आंखों से। अभय उसके पास जा पेपर उसके सामने किया तो मान्यता आसमान से अपनी नजर हटा पेपर को देखी। अभय ने मैरिज पेपर लाया था, उसे देख मान्यता कुछ ना सोच अपना होंठ बढ़ा बोली, पेन। मान्यता का इतना शांत होना अभय को खल रहा था पर अभय अपने आप को शांत ही रख मान्यता के तरफ पेन बढ़ा दिया तो मान्यता उस पेपर पर अपना सिग्नेचर कर पेपर के ऊपर पेन रख खिड़की के तरफ देखने लगी। उस दिन के बाद अभय आज ही अपने कमरे में आया था। जब मान्यता ने पेपर साइन कर दिया तो अभय मान्यता को पीछे से पकड़ लिया। मान्यता ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो अभय उसके कान के पास जा बोला, हम ऐसा क्या करें मान्यता जिससे आप हमसे प्यार करने लगोगी? मान्यता के दिल में जो अभय के लिए प्यार जागा था वो अभय के बर्ताव के कारण खत्म हो चुका था। मान्यता उदासी से जवाब दी, हमें आपसे कभी प्यार नहीं हो सकता है, आप कुछ भी क्यों ना कर ले। ये बात सुन अभय गुस्से में मान्यता को अपने तरफ मोड़ उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख दबाता हुआ कठोरता से बोला, आपको हमसे प्यार करना ही होगा। मान्यता को अभय के ऐसे करने से दर्द तो हुआ था पर फिर भी वो भावहीन इंसान की तरह खड़ी रहती थी। चैप्टर 73 आपको अपना बनाकर रहूंगा। दूसरी तरफ विराज अपने महल वापस चला गया। विराज को अपना सत्ता मिल चुका था जिस कारण उसकी सौतेली माँ उसके सामने अच्छा बनने का कोशिश करने लगी पर इसका कोई फायदा नहीं था। विराज की माँ जब भी उसके पास आती विराज उसका बेइज्जती कर देता। विराज को वापस आता देख उसकी सौतेली माँ फिर आई पर आज विराज का ना ही बेइज्जती करने का मन था ना ही उसका कोई बकवास सुनने का मन था तो विराज अपनी सौतेली माँ को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का वक्त हो चुका था। अभय अपने कमरे के अंदर गया तो देखा मान्यता अपने आंखों पर अपने होंठ को रख लेती है। मान्यता को देख साफ पता चल रहा था वो अभी जागी हुई है। शादी के पेपर पर साइन लेने के बाद अभी ही अभय अपने कमरे के अंदर आया था। अभय के पैरी का आवाज सुन मान्यता को समझ आ गया कि अभय आया होगा तो मान्यता सोने का बस नाटक करने लगी। अभय मान्यता के करीब आ उसका नाम लिया पर मान्यता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अभय को थोड़ा गुस्सा आने लगा। अभय मान्यता के करीब जा उसे सेडेक्टिवली बोला, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मान्यता, फिर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? मान्यता अपने मन में ही बोली, प्यार तो हम भी आपसे किए थे अभय, पर आप इंसान नहीं जानवर है जिससे हम फिर प्यार करने की भूल नहीं कर सकते हैं। मान्यता को अब भी शांति से सोया हुआ देख अभय उसके होंठ को उसके आंखों से जैसे ही हटाया, मान्यता अपने बड़े बड़े सुंदर आंखों को खोल अभय को कठोरता से देखने लगी तो अभय कुरूलता से कहा था ना, आप जैसा हमारे साथ बर्ताव करेगी हम उसी के बदौलत आपके अपनों पर रहम बरसेंगे। अभय के इस बात को सुन मान्यता का कठोर आंख शांत हो गया। वो अपने धीमे आवाज में पूछी, क्या करना होगा हमें? मान्यता के इस सवाल को सुन अभय मान्यता के आंखों में देखता हुआ बोला, आज पहली रात है,
हमारे शादी का तो एक पति को अपनी पत्नी से अपने शादी का पहला रात क्या चाहिए होता है मान्यता। जब मान्यता ने ये सुना तो वो उठकर बैठ गई, फिर अपने कपड़ों को खोलने लगी। मान्यता को ये सब करता हुआ अभय देखने लगा। मान्यता अपना पूरा कपड़ा निकाल अभय के सामने न्यूड हो गई। मान्यता के सुंदर कोमल शरीर को देख अभय मान्यता के शरीर पर अपना होंठ रख छुआ, पर मान्यता एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। अभय मान्यता के कोमल होंठ को अपने उंगलियों से छू मान्यता के आंखों को देखा। मान्यता के आंखों में उसके प्रति बस अब नफरत भरा था, साथ ही उसके करीब आने से जैसे मान्यता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देख अभय गुस्से में अपने होंठ को पीछे कर बिस्तर से उठ सामने रखे टेबल को जमीन पर गिरा, कमरे से बाहर जा कमरे के दरवाजे को बंद करके चला गया। मान्यता भावहीन लड़की की तरह अपने कपड़े को फिर पहन बिस्तर पर लेट गई। दूसरी तरफ अभय स्टडी रूम जा शराब पीते हुए मान्यता को याद करते हुए बोला, आप हमारी होकर भी हमारी क्यों नहीं है मान्यता? आपको छूना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, पर आपके आंखों में अपने लिए घृणा देख नहीं कर सकता हूं। अभय पीते हुए ही गुस्से में ये सब बोले जा रहा था। ये रात भी अभय के लिए बहुत दुखदायक था। आज मान्यता उसकी पत्नी तो बन गई थी, पर सिर्फ पेपर में, हकीकत में तो आज भी वो मान्यता से बहुत दूर था। ये दूरी को चाहकर अभय खत्म नहीं कर सकता। अगर एक बार मान्यता को ये पता चल गया कि मान्यता के परिवार को अपने रास्ते से हटाने के लिए और अपना सत्ता मजबूत करने के लिए अभय के पिता ने मान्यता के परिवार का नाश किया था, साथ ही कहीं ना कहीं अनजाने में अभय भी अपने पिता का साथ दे दिया था, जब ये बात मान्यता को पता चलेगा तो वो अभय से बस नफरत करेगी। और अभय ऐसा कैसे होने दे। मान्यता अब अभय का जुनून बन चुकी थी। वो मान्यता को खुद से दूर कभी होता नहीं देख सकता था। उसे पाने के लिए उसने इतना बड़ा राज मान्यता को अब तक पता नहीं चलने दिया था, आगे भी पता नहीं चलने देने के लिए वो अपना पूरा जान लगा देगा, पर मान्यता को इस सच के बारे में पता नहीं चलने देगा। धीरे धीरे रात बीतने लगा। पूरी रात बस अभय मान्यता को पूरी तरह अपना कैसे बनाए इस सोच में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ मान्यता को बस अपने परिवार के कातिल का पता लगाना और अपने लोगों को अभय से बचाने का तरीका चाहिए था। अभय पूरी रात सो नहीं पाया, जिस कारण अभय का काला कठोर आंख और भी अधिक कठोर हो चुका था। ना सोने की वजह से अभय और भी डरावना बन चुका था। वो अपने कमरे में गया तो देखा मान्यता अब तक सो रही है। उसे भी कुछ वक्त पहले ही नींद आया था, जिस कारण दरवाजा खुलने और बंद होने के आवाज से भी मान्यता नहीं जागी। ये देख अभय मान्यता के पास जा सोवी मान्यता के माथे को चूम बोला, आपको अपना बना कर रहूंगा, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हमें मंजूर है। ये कह अभय मान्यता के दूर को अपने कबर्ड से जा अपने कपड़े को निकाल, बाथरूम जा फ्रेश हो, तौलिए लपेट बाहर आया। चैप्टर 74 पिछला जन्म। मान्यता का तब तक नींद खुल चुका था। वो जैसे ही अपने आंखों को खोली वैसे ही उसे अभय का अट्रैक्टिव शरीर दिखा। ये देख वो अपने आंखों को बंद कर सोने का नाटक करते हुए बीच बीच में अपनी आंखें खोल अभय का अट्रैक्टिव शरीर देख ही लेती। अभय फिर अपना कपड़ा बदल कमरे से जाने से पहले मान्यता के पास जा बिना ये ध्यान दिए कि वो सो रही है या जाग रही है, बस उसके पास जा उसके माथे को प्यार से चूम कमरे से फिर बाहर चला गया। जब अभय ने ऐसा किया तो मान्यता का दिल एक बार फिर धड़कने लगा, पर मान्यता खुद का कदम अभय के तरफ नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि अभय की दुनिया मान्यता से बहुत अलग है, जिसमें मान्यता कभी खुद को ढालना पसंद नहीं करेगी। जहां मान्यता किसी घायल जानवर तक को नहीं देख सकती, वहीं अभय किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दोनों भले एक डोर में बंध चुके थे, पर इस डोर को मान्यता कभी थाम कर नहीं रख सकती थी। पर जब भी अभय उसके करीब आता था तो मान्यता उसके तरफ खींची चली जाती। उसे हमेशा ऐसा एहसास होता जैसे वो सिर्फ अभय के लिए ही बनी हो, पर दोनों की दुनिया इतनी अलग थी कि मान्यता उसके दुनिया का कभी हिस्सा नहीं बन सकती थी। कंपनी के मीटिंग रूम में अभय ने जैसा ही अपने कदम रखे तो सभी बातें करना बंद कर खड़े हो अभय को ग्रिड किए। अभय फिर अपने जगह पर बैठ अपने हाथों के इशारे से सभी हो बैठने बोल दिया तो सभी बैठ गए। फिर मीटिंग शुरू हो गया। मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चला। मीटिंग खत्म होने के बाद अभय वहीं बैठा रहा। आज उसका ध्यान मीटिंग पर बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में तो मान्यता घर कर बैठ चुकी थी। अभय मीटिंग को करने के बाद वहां से उठ महल जाने के लिए निकल गया।
आज उसका काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वही मान्यता कमरे से बाहर तो निकल नहीं सकती थी, तो बस बिस्तर पर अपने पैर को मोड़ बैठी थी। उसने ना ही सुबह से खाना खाया था, ना ही पानी का एक घूंट पिया था। जब अभय महल गया तो नौकरों उसे ये बात पता चला। अभय नौकरानी को कमरे में खाना लाने का बोल अपने कमरे की तरफ जाने लगा। नौकरानी भी जल्दी से खाना लगा दी। अभय कमरे का दरवाजा खोला तो मान्यता अपने सिर को उठा अभय को उसके तरफ आता देखने लगी। पीछे से नौकरानी भी खाना लेकर आ खाना रख दरवाजा बंद कर चली गई। अभय मान्यता के सामने ही बैठ कठोरता से बोला, खाना खा लिया है? मान्यता अपने चेहरे को फेरते हुए बोली, हमें भूख नहीं है। अभय मान्यता के बाजू को कसके पकड़ कठोरता से बोला, मान्यता आप बार बार हमें मजबूर क्यों करती है कि हम आपके साथ जबरदस्ती या धमकी देकर अपने बात को मनवाए। अभय के कसके पकड़ने से मान्यता के बाजू में दर्द होने लगा। साथ ही अभय के बातों को सुन उसके दिल में वो अपने दिल खुद को कोसी कि वो कैसे अभय जैसे इंसान के प्यार में पड़ गई थी। मान्यता अभय को खुद से दूर कर खाना उठा खाने लगी। अभय का ध्यान तभी उसके बाजू पर पड़ा जो उसके पकड़ने से लाल हो चुका था। अभय ये देख वहां से उठ चला गया। उसे अपने किए हरकत पर बहुत गुस्सा आने लगा। अभय को मान्यता अपने नम आंखों से देखते हुए खाने को खाना बंद कर अपने धीमे आवाज में बोली, क्यों हमें उनसे ही प्यार होता है जिनके प्यार को हम अपना नहीं बना सकते हैं। ये कहने ही मान्यता के नम आंखों से आखिर में आंसू के रेत गिर हो पड़े। अब वो अपने दिल और दिमाग से बस लड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बातों को सुनने। अगर उसने अभय से प्यार किया तो उसे अपना ईमान खोना पड़ेगा, और अगर उसने अपने ईमान को चुनना तो उसे अपना प्यार अपने अभय को खोना पड़ेगा। दोनों में किसी एक को भी खोना मान्यता के लिए गवारा नहीं था, पर मान्यता को अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की बातों को बस सुनना होगा। अभय महल से थोड़े दूरी पर बना अपना डाक हाउस में चला गया। वहां कोई नहीं जाता था अभय के अलावा। अभय उस डाक हाउस का दरवाजा खोला। उस घर का नाम डाक हाउस इसलिए था क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर अभय ने बहुत खतरनाक तरीके से बनाया था। अभय अंदर जा अपने गद्देदार चेयर पर जा मैं गया। पूरे घर में लाल दिन लाइट लगी थी, साथ ही सब कुछ खून की तरह लाल था और उसमें डार्कनेस। अभय के चेयर के दोनों साइड शेर बना था जिसका मुंह फाड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी लाल चमकदार थी, जिससे वो शेर का स्टेचू भी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। अभय अपने होंठ में शराब लिया बैठा अपने ख्यालों में खोया था। तभी उसका फोन बजा तो अभय कॉल उठा। एक निर्दयी इंसान की तरह ऑर्डर दिया, सभी को मार दो। अभय के दिल में मान्यता और अपने परिवार के अलावा किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं था। ये सब विक्रम की वजह से ही हुआ था। वो बचपन से ही अपने बेटे को एक निर्दयी इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ा था। जब अभय की मां का देहांत हुआ था उस वक्त भी अभय का पिता अभय को अपने जैसा क्रूर इंसान बनाने का ट्रेनिंग दे रहा था। ना ही विक्रम को उसकी पत्नी के जाने का कोई दुख था और ना ही अभय के आंखों में वो दुख देखना चाहता था। अभय अपनी मां के जाने पर रोना चाहता था, पर उस छोटे बच्चे को रोने तक भी उस क्रूर आदमी ने नहीं दिया। चैप्टर 75 मान्यता का सच पता चलना। यहां तक कि एक छोटे बच्चे को विक्रम लोगों का जान लेने पर मजबूर करता, साथ ही विक्रम के बात को ना मानने पर विक्रम अभय के शरीर पर कोड़े बरसाता। यही कारण था अभय के शरीर पर इतने गहरे निशान होने का। धीरे धीरे अभय भी एक करुण इंसान की तरह बन गया, जिसका दिल धड़कना ही बंद हो गया। वो बस एक जीता जागता हैवान बन चुका था, पर मान्यता के आने से उसके दिल में फिर धड़कना शुरू हुआ। अभय अपना पूरा रात उसी डाक हाउस में बिताया और मान्यता बिस्तर पर बढ़ी रही। सुबह का वक्त हो चुका था। पूरी रात अभय कमरे में नहीं आया, न ही सुबह होने के बाद। मान्यता खिड़की के सामने बैठे आसमान में चिड़िया को देखते हुए तस्वीर बनाए जा रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो मान्यता इजाजत दे दी, अंदर आ जाए। नौकरानी अंदर आ सुबह का नाश्ता टेबल पर रख बोली, हुकुमरानी सा नाश्ता कर लीजिए। मान्यता नौकरानी की तरफ मुस्कुराते हुए देख बोली, आप नाश्ता रख जाए, हमें जब भूख लगेगा हम नाश्ता कर लेंगे। ये बात सुन नौकरानी बोल पड़ी, हुकुम सा ने कहा है। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही अभय बोला, नौकरानी से आप जाए। अभय का कठोर आवाज सुन नौकरानी चली गई।
अभय खाने को मान्यता के सामने ले जा मान्यता के सामने बैठ उसके बनाए तस्वीर को देख बोला बहुत प्यार है ना आपको पंछियों से। मान्यता कोई जवाब नहीं दी तो अभय प्लेट आगे बढ़ा बोला नाश्ता कर लीजिए, हमें भूख नहीं है। जब मान्यता ने ये कहा तो अभय प्लेट को साइड में रख मान्यता के चेहरे को पकड़ बोला मान्यता आपको पसंद है क्या बार बार हमारा धमकी सुनना या हमें आपके प्रति क्रूर होता देखना। मान्यता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभय अपने होंठ को मान्यता के चेहरे पर मजबूत कर खुद के करीब कर बोला जब भी हम आपसे कुछ कहे तो हमें उसका जवाब मिलना चाहिए। मान्यता अभय के आंखों में देखी तो अभय उसके आंखों को देख अपने होंठ को मान्यता के चेहरे से हटा लिया। तभी मान्यता बोल पड़ी जब हमें एक पालतू जानवर की तरह आपके हर बात को मानना है तो फिर हमसे जवाब क्यों चाहिए आपको। ये बात सुन अभय गुस्से में सामने रखे पेंट को उठा मान्यता के बनाए तस्वीर पर फेंक तस्वीर को खराब कर मान्यता के बाजू को कसके पकड़ बोला सही कहा मान्यता आपने, आप हमारे लिए एक पालतू जानवर हो तो जैसा हम बोले बिना कुछ कहे मानती रहना नहीं तो आपके और उन सभी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। और हाँ तस्वीर हो या कुछ भी वो सिर्फ हमसे जुड़ा होना चाहिए, समझ आया आपको, आज के बाद आपके हर पेंटिंग में बस हमारा चेहरा होना चाहिए। मान्यता कुछ ना रिएक्ट कर अपने खराब हुए तस्वीर को देखते हुए बोली आपके चेहरे को बनाने से अच्छा है कि हम पेंट करना ही छोड़ दें। मान्यता के बातों को सुन अभय का गुस्सा बढ़ने लगा। वो मान्यता का होंठ कसके पकड़ उसे उठा खींचते हुए बिस्तर के पास ले जा बिस्तर पर धक्का दे उसके ऊपर आ उसके चेहरे पर अपने होंठ को मजबूत कर शैतानी आवाज में कठोर तरीके से बोला अपने कहे शब्द पर आपको बहुत पछतावा होने वाला है मान्यता। ये बोल वो मान्यता के होंठ को जानवर की तरह चूमने लगा। मान्यता को दर्द तो बहुत हो रहा था पर उसने अपने मुंह से करहाने तक का थोड़ा भी आवाज नहीं निकाला। जब तक अभय के मुंह में मान्यता का खून नहीं चला गया तब तक अभय मान्यता के होंठों को चूमता रहा, पर जब अभय ने मान्यता के खून को पिया तो उसका गुस्सा शांत होने लगा। वो फिर मान्यता से दूर हो उसके चेहरे को देखा, फिर उसके होंठ से आ रहे खून को देख प्यार से चूमते हुए उसके खून को पी लिया, फिर उससे दूर हो बोला आप हमारी पत्नी हो मान्यता पर हम अपने गुस्से में भी आपके इजाजत के बिना अपना हद कभी पार नहीं करेंगे। ये बोल अभय उठ कमरे से बाहर जा, महल से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ, अपने सिर पर होंठ रख, अपने आंखों को बंद कर खुद में ही मन बोला हम कैसे अपने आप के गुस्से को रोके। हम मान्यता को सभी के देने वाले तकलीफ से बचाना चाहते हैं पर हम खुद मान्यता को तकलीफ देते जा रहे हैं। अभय के बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया था। कुछ वक्त के बाद कंपनी आ गया पर अभय अब भी अपने ख्यालों में खोया कार के अंदर ही बैठा था। तभी ड्राइवर डरते हुए बोला हुकुम सा। अभय ने कठोरता से कहा क्या हुआ। ड्राइवर का तो बोलती ही बंद हो गया। अभय का आंख कठोर हो गया था गुस्से में। ड्राइवर को कुछ ना कहता सुन अभय उस पर चिल्लाता। इससे पहले ही विराज आकार का दरवाजा खोल दिया तो अभय विराज को अपने सामने वो भी इतने बुरे हाल में देख पूछा क्या हुआ आपको, क्या आप सोए नहीं हो। ये सुन विराज बोल पड़ा अभय कंपनी के अंदर चल बात करते हैं। अभय बाहर की ओर देखा तब उसे समझ आया ड्राइवर उसे क्यों आवाज दिया होगा। अभय कार से उतर विराज के साथ अंदर जाने लगा। विराज के चेहरे में चिंता की लकीरों को देख अभय पूछ पड़ा बात क्या है विराज। विराज चिंता से बोल पड़ा अभय सैयद विक्रम को मान्यता की सच्चाई का भनक पड़ चुका है। ये सुन अभय गुस्से में बोल पड़ा ये कैसे हो सकता है विराज, हमने कहा था ना उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। विराज अभय को शांत करते हुए बोला अभय आप अभी परेशान मत होए, हम अभी गारंटेड नहीं है। हमारे प्यारे ने बस इतना ही बताया कि उन्हें अभी बस मान्यता पर शक है। दोनों बातें करते हुए अभय के केबिन में पहुंच गए। अभय के केबिन के अंदर आने के बाद जो जो उसके प्यादे ने सुनना था वो सब विराज ने अभय को बता दिया। अभय इस बात को जान सोचने लगा कैसे विक्रम के इस शक को वो खत्म कर सके। वही मान्यता कमरे में ही बिस्तर पर बैठी थी अपने सिर को दोनों पैर के अंदर किए हुए। तभी निखिल खिड़की के जरिए कमरे के अंदर आ मान्यता के पास जा बोला मान्यता। अभय के अलावा किसी दूसरे मर्द का आवाज सुन मान्यता हैरानी से अपने सिर को ऊपर कर निखिल की तरफ हैरानी से देख बोली आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे आए अंदर। निखिल खिड़की की तरफ दिखाते हुए कहा वहां से। ये देख मान्यता पूछ पड़ी पर आप आए क्यों है।
मान्यता की हालत को देख मान्यता के करीब जाता हुआ निखिल बोल पड़ा, मान्यता, हमें आपका बहुत फिक्र हो रहा था। जिस तरीके से आपको अभय लेकर गया, हमें लगा अभय जरूर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा होगा। ये बात सुन मान्यता बोल पड़ी, आपको हमारा फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपना करना चाहिए। अगर गलती से भी अभय के आदमियों ने आपको देख लिया तो अभय आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुन निखिल बोल पड़ा, मान्यता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है। अभय एक दिन आपको मार देगा। ये सुन हैरानी से मान्यता बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? तभी निखिल बोल पड़ा, हाँ मान्यता, आपको अभय मार देगा क्योंकि आप राठौर परिवार की एकलौती राजकुमारी है। पूरा संपत्ति आपके है मान्यता, और आपके परिवार को मारने वाला अभय का पिता विक्रम प्रताप सिंह है। ये बात सुन मान्यता हैरान ही रह गई। निखिल आगे बोल पड़ा, विक्रम ने अपने सत्ते को मजबूत करने के लिए आपके पूरे परिवार के साथ राज्य को भी कुछ राज्य के लोगों के साथ मिल खत्म कर दिया था। ये सच पता चलने के बाद मान्यता क्या करेगी? थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।